दोस्तों, ये कहानी फ्रांसियस नाम के आदमी और उसके बेटे एमिल की है और एक ऐसी दुनिया जहां पर एक खास तरह की बीमारी के चलते कुछ इंसान धीरे धीरे करके जानवर में बदल रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमिल और उसके पिता फ्रांसियस एक कार में बैठकर हॉस्पिटल जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। फ्रांसियस एमिल को खाने पीने की आदतों को लेकर कुछ समझा रहा है और एमिल अपने पिता को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल एमिल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता और वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है। एमिल कार से उतरकर वापस जाने लगता है और देखता है कि एक एम्बुलेंस जोर जोर से हिल रही है और फिर दरवाजा खुलता है और एक लड़का जिसके हाथ पर पंख उग रहे हैं बाहर आकर गिरता है। बाहर आने के बाद वो एम्बुलेंस के लोगों से बचकर भागने लगता है। असल में इस समय दुनिया में हर जगह इंसान जानवरों में म्यूटेट हो रहे हैं, यानी कि जानवर बन रहे हैं। कोई खास तरह का एक जानवर नहीं बल्कि लोग अलग अलग तरह के जानवर बन रहे हैं। ये बीमारी फ्रांसियस की पत्नी लाना को भी है और जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। एमिल और फ्रांसिस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां और भी ऐसे बीमार लोग हैं। डॉक्टर से मिलने पर पता चलता है कि इलाज से लाना को फायदा हो रहा है और उसकी बीमारी में ठहराव देखने को मिला है। जाहिर है कि ये एक खुशी की बात है, मगर अब लाना को इलाज जारी रखने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। फ्रांसिस अपने बेटे को लेकर वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात करता है, पर एमिल ऐसा नहीं चाहता। एमिल डॉक्टर्स की बात को बकवास कहता है, मगर फ्रांसिस उसको समझाता है। फिर फ्रांसिस और एमिल लाना से मिलते हैं और आखिरकार दोनों उसी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर लाना को लाया जाएगा। यहाँ दोनों अपने डॉग के साथ एक कॉटेज में रहने लगते हैं। एमिल अपने नए स्कूल जाता है जहां उसको नीना नाम की एक लड़की उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो एमिल अपनी माँ को मरा हुआ बताता है, यानी उसको अपनी माँ की बीमारी से कुछ खास मतलब नहीं है, या फिर वो ये बात छुपाना चाहता है कि वो एक जानवर में बदल रही है ताकि लोग उसके बारे में बातें ना बनाएं। फ्रांसियस यहाँ अपने एक दोस्त जैकेब्स और उसकी पत्नी नाइमा के रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। उस रात बहुत बारिश होती है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और तब एमिल एक अजीब से आदमी को देखता है। सुबह होने पर फ्रांसिस को एक कॉल आता है तो पता चलता है कि जिस बस में सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है और कुछ मरीज मर चुके हैं और लगभग 40 मरीज लापता हैं। पुलिस असिस्टेंट जूलियो उसको कहती है कि वो उसकी पत्नी को जरूर ढूंढ लेंगे। उस रात फ्रांसिस अपने सभी कपड़े बाहर टांग देता है ताकि लाना उनकी महक सूंघकर उन्हें ढूंढ सके और वापिस आ जाए, मगर एमिल अपने कपड़े नहीं देता। शायद उसको इस बात पर भरोसा नहीं है। स्कूल में एमिल प्लेग्राउंड में अकेले 4 बच्चों को रस्साकसी के खेल में हरा देता है और अचानक से कुछ महसूस करके वहाँ से भाग जाता है। घर आकर वो देखता है कि उसके नाखून के बीच में से एक नया नाखून उग रहा है। वो उसको बाहर खींच लेता है और फिर अपनी बॉडी पर वो बाल देखता है और फिर अपनी पीठ पर रीढ़ की हड्डी को जो कि अलग तरीके से बाहर निकल रही है देखता है। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बाथटब में ही बैठकर रोने लगता है। फ्रांसिस को ग्रोसरी स्टोर में पुलिस असिस्टेंट जूलियो मिलती है जो उसको बताती है कि अब हमने लापता मरीजों को ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि मिलिट्री में स्टाफ की जरूरत है। तभी वहाँ पता चलता है कि एक म्यूटेंट है। फ्रांसिस लाना को पुकारते हुए उस म्यूटेंट की तरफ बढ़ता है, पर वो म्यूटेंट लाना नहीं है, वो लड़की कोई और है जो आधी ऑक्टोपस बन चुकी है। वो लड़की भागने लगती है मगर जूलियो उसको पकड़ लेती है। फ्रांसिस भी बाहर जाते हुए एक म्यूटेंट को देख लेता है जो छिपने की कोशिश कर रहा है। फ्रांसिस उसको देखता है कि वो म्यूटेंट बहुत डरा हुआ है और तभी पुलिस आकर उसको भी ले जाती है। अगले दिन एमिल एक पार्टी में जाता है। वहाँ कुछ लड़के आपस में ये बातें कर रहे हैं कि कैसे ये बीमार लोग जो जानवर बन रहे हैं डरावने और खतरनाक हैं, वो उन्हें मारने की बातें करते हैं। एमिल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। नीना उसको कुछ दवाई देने लगती है तो वो हाथों से लेने की बजाय उस दवाई को नीना के हाथ से ही चाटने लगता है और इस बात पर एमिल का मजाक बन जाता है। एमिल वहाँ से उठकर एक जानवर की आवाज के पीछे जंगल की तरफ बढ़ता है और जंगल में तालाब के पास ही सो जाता है। उसके मुंह पर खून लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि उसने किसी को मारकर खा लिया है। वो अपने घर जाता है और बाथरूम में जाकर अपने मुंह से एक पंख निकालता है। फिर एमिल और फ्रांसिस दोनों लाना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। घने जंगल वाले रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अपने कुत्ते के साथ वो लाना को ढूंढना शुरू करते हैं। पूरे दिन वो उसे आवाजें लगाते रहे पर लाना नहीं मिलती। रात को वापस आते वक्त वो कार में लाना का फेवरेट म्यूजिक चलाते हैं। फ्रांसिस लाना को आवाजें लगा रहा है और उसको देखकर एमिल भी अपनी माँ को पुकारता है। लगता है शायद उसके दिल में अपनी माँ की बीमारी को लेकर सोच बदल रही है क्योंकि अब उसको भी वही बीमारी हो चुकी है। रात वो कार में ही सो जाते हैं। सुबह होने पर उनका कुत्ता किसी चीज की तरफ भागता है। एमिल भी उसके पीछे भागता है।
वहाँ एक बच्ची है पेड़ पर जो कि गिरगिट बन रही है। वहाँ पर एमिल के ऊपर वही लड़का हमला कर देता है जो कहानी की शुरुआत में एम्बुलेंस से निकलकर भाग गया था। ये लड़का एक पक्षी बन रहा है। वो उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़ देता है। तभी वहाँ फ्रांसिस आ जाता है और उसको अपने बेटे से अलग करता है और फिर वो एमिल को लेकर चला जाता है। कार में जब वो जंगल से बाहर आ रहे थे तब उन्हें जूलियो मिलती है जो एमिल को देखकर उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है, मगर एमिल कुत्ते ने काट लिया है ऐसा बोलता है और मना करता है हॉस्पिटल जाने के लिए। शायद उसे डर है कि किसी को उसकी म्यूटेशन के बारे में पता न चल जाए। फिर जूलिया ही उन्हें अपने साथ मिलिट्री कैंप में ले जाती है और वहाँ उसकी चोट पे टांके लगाए जाते हैं। अपने कमरे में वापस लौटने पर एमिल पहले तो अपनी चोट पे लगी हुई पट्टी उतार देता है और फिर जो टांके लगे हुए थे उनमें से एक टांका खींचकर तोड़ देता है, जिससे फिर खून बहने लगता है और फिर एमिल अपने खून को ही चाटने लगता है। और फिर एमिल अपने आप को आईने में शर्मिंदगी भरी नजरों से देखता है। शायद वो अब समझ सकता है कि जो इंसान जानवर बन रहे हैं वो भी शायद अपने आप पर काबू नहीं रख सकते थे। दरअसल लाना ने एमिल पर एक बार हमला कर दिया था और इसीलिए लाना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तब से एमिल को उससे कुछ खास लगाव नहीं था, मगर फ्रांसिस हमेशा मानता रहा है कि लाना जिस जानवर में बदल गई है उस जानवर के अंदर अब भी लाना मौजूद है, इसीलिए वो कभी उम्मीद नहीं हारेगा। एमिल लैब में अपने क्लासमेट के साथ जब पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर एक पिंजरे में कुछ गिलहरियां भी थी जो बहुत शोर मचा रही थी। वहाँ केवल एमिल ही है जिसको उनके शोर से परेशानी हो रही थी क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बढ़ गई है। आखिर में वो गुस्सा करते हुए उन्हें चुप होने के लिए कहता है और वो गिलहरियां चुप हो जाती हैं। घर वापस आते हुए वो देखता है कि वो साइकिल नहीं चला पा रहा है। नीना ये देखती है और उसकी मदद करना चाहती है। एमिल उससे माफी मांगता है उसका हाथ चाटने के लिए। दोनों फिर नीना के घर जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर बातें करते हैं। एमिल उसके घर के रेफ्रिजरेटर में एक मरा हुआ पक्षी देखता है जिसका पंख एमिल के मुंह से निकला था। एमिल समझ जाता है कि उसने वैसे ही एक पक्षी को खाया होगा पार्टी वाली रात। एमिल नीना को बताता है कि वो बहुत अच्छी महक रही है, जबकि नीना कहती है कि वो तो आज नहाई ही नहीं। एमिल पानी में मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें खाता है और कुछ मछलियाँ वो जाकर देता है उसी लड़के को जो कि एक पक्षी बन रहा है और वो लड़की जो गिरगिट बन रही है। लड़का अपना नाम फिक्स बताता है और इस लड़की का नाम फ्रॉग बताता है। एमिल उससे लाना के बारे में पूछता है, मगर फिक्स की याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है। वो अपना असली नाम भी भूल चुका है। वो उड़ना सीखने की कोशिश कर रहा है पर हर बार नाकामयाब होकर जमीन पर गिरने की वजह से उसके शरीर पर बहुत सी चोटें लगी हुई हैं। एमिल उसको उड़ना सीखने में मदद करने के लिए वहीं पास के एक दलदल से सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां हटा देता है ताकि पानी में गिरने से उसको चोट ना लगे और वो उड़ना भी सीख सके। घर आते वक्त वो अपनी साइकिल जंगल में ही फेंक देता है और पैदल घर जाता है। रेस्टोरेंट में फ्रांसिस स्टोर रूम में किसी काम से जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई कपड़ों के पीछे छुपा हुआ है। वो लाना कहकर पुकारता है और तभी उसके पीछे से एक आदमी जो लगभग हिपोपोटेमस जैसा बन चुका है फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसको के नाइमा आकर पीछे हटाती है। इसी बीच कपड़ों के पीछे छुपा हुआ जानवर भी भाग जाता है। साथ ही ये जानवर भी जो शायद नाइमा का बेटा ही है वो भी वहाँ से भाग जाता है। फ्रांसिस लाना के पीछे भागता है। कुछ दूर जाकर वो उसे नजर आती है। लाना पूरी तरह से खतरनाक जानवर बन चुकी है। उसको देखकर और उसकी आवाज सुनकर फ्रांसिस के चेहरे पर एक हैरानी है और एक दुख भी। वो बस खामोश होकर लाना को जंगल में जाते हुए देखता है, मानो उसको यकीन नहीं हो रहा हो कि ये लाना को क्या हो गया। ये उसकी पत्नी लाना है या कोई जानवर जिसकी आवाज से ही डर लगता है। रेस्टोरेंट में एक म्यूटेंट इंसान के होने की खबर से वहाँ मिलिट्री आ जाती है। हर जगह बस यही बातें हो रही हैं कि म्यूटेंट्स के साथ कैसे निपटा जाए और वो हमारे लिए खतरा है या नहीं। स्कूल में खाने की टेबल पर एमिल का एक दांत टूट जाता है। उधर फिक्स भी उड़ने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे सीख रहा है। एमिल उसकी चोट को साफ करता है और उस पर नई पट्टी लगाता है। देखने में लगता है कि उसकी चोंच उसकी नाक को चीरती हुई बाहर आ रही है। वो उसके साथ बातें करता है और वो एक दूसरे का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। एमिल एक भेड़िया बन रहा है और बनने की शुरुआत रीढ़ की हड्डी से हुई है। फिक्स उसको बताता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक पक्षी बनेगा, शानदार पक्षी। ये फिक्स के आखिरी शब्द हो सकते हैं क्योंकि उसको बोलने में होने वाली परेशानी अब और बढ़ रही है। रात को फ्रांसिस जूलिया के साथ लाना को फिर ढूंढने निकलता है। लाना को ढूंढने में उसे डर लग रहा है। उसको ये नहीं पता कि जब लाना उसको मिलेगी तो उसको अपनी पत्नी को पाने की खुशी होगी या अपनी पत्नी को एक जानवर के शरीर में पूरी तरह से खो देने का गम। वहाँ उन दोनों को एमिल की साइकिल भी मिलती है जो एमिल ने जंगल में फेंक दी थी। घर पर वो देखता है कि वॉश बेसिन के पाइप में बहुत से बाल जमा हैं। उन बालों के साथ फ्रांसिस को जानवर के नाखून भी मिलते हैं। बालों और नाखूनों को देखकर फ्रांसिस समझ जाता है कि उसके बेटे को भी म्यूटेशन की बीमारी हो रही है। एमिल जब घर आता है तो फ्रांसिस उसके नाखून के बारे में पूछता है। एमिल सच नहीं बताता तो वो एमिल को उसकी साइकिल लाकर देता है और उससे वही साइकिल चलाने को कहता है। एमिल डर जाता है और फिर
फिर वहाँ से भागने लगता है। फ्रांसिस उसके पीछे पीछे भागकर उसको पकड़ लेता है। यहाँ फ्रांसिस और एमिल दोनों की आंखों में डर और तकलीफ साफ दिखाई देती है। फ्रांसिस के दिल पर पहले ही अपनी पत्नी को इस बीमारी से खो देने का बड़ा दुख है और उस पे उसके बेटे को भी यही बीमारी हो गई। कई लोगों की उम्मीद उनके कपड़ों के साथ साथ अभी भी बाहर लटक रही है, पर उन्हें सूंघकर कोई भी जानवर अपने घर वापस नहीं आया। अगली सुबह फ्रांसिस एमिल के लिए नाश्ता बनाता है और उसको चुपके से खाने में अपनी पत्नी की दवाई मिलाकर देता है, मगर एमिल को पता चल जाता है। एमिल बताता है कि उसकी सूंघने की शक्ति जानवरों के जैसे बढ़ चुकी है। नाखून निकलने लगे हैं, रीढ़ की हड्डी बाहर आ रही है और शरीर पे बाल आ रहे हैं। वो फ्रांसिस से पूछता है कि क्या वो उसको कमरे में बंद करके रखने वाला है उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन उसका जवाब तो फ्रांसिस भी नहीं जानता, क्योंकि अगर वो उसको अपने साथ नहीं रखता तो जल्दी ही सबको एमिल की बीमारी का पता चल जाएगा और फिर उसको भी इलाज के नाम पर एनिमल म्यूटेशन सेंटर में बंद करके रखा जाएगा, बाकी सभी जानवरों के साथ, जहां पर उनकी अच्छी देखभाल ना के बराबर होती है। असल में उन पे किए जाने वाले शोध और जानकारियां सिर्फ इसलिए हैं ताकि इंसान आखिर में इंसान बने रहें और जितने भी बीमार लोग जो जानवर बन जाएंगे वो उनके कुछ काम आ सकें या कम से कम उनके लिए खतरा ना बन सके, क्योंकि इंसान हमेशा खुद को ऊपर ही रखता आया है। ये फ्रांसिस की एक पिता के रूप में चिंता है। वो उसको कान में डालने के लिए ईयर प्लग्स देता है ताकि वो तेज आवाजों से परेशान ना हो, जैसा लैब में हुआ था गिलहरियों की वजह से। वो उसके बाल साफ करता है। रात को एमिल नीना से बात करता है और बाहर घूमता है। लगता है कि वो उसे पसंद करता है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जाता है। फिक्स अब बोल नहीं पा रहा है और कोशिश करने पर भी सिर्फ चील या बाज के जैसे आवाज ही निकाल पा रहा है। एमिल उसको इस बात से परेशान देखकर गले लगाता है। अब फिक्स उसको उड़कर दिखाता है और बहुत खुश है, जिससे एमिल को बहुत खुशी मिलती है। रात को बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और एक तरह का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न है इस बीमारी से ग्रसित लोगों के खिलाफ, जानवर बन चुके लोगों के खिलाफ और इंसान की सलामती के नाम। फ्रांसिस एमिल के पास आता है और उससे पूछता है कि वो इतनी देर कहाँ था। एमिल कुछ नहीं बताता। वो उसके नाखून देखता है और उन्हें काटने के लिए आगे बढ़ता है, पर एमिल उसको धक्का दे देता है और कंधे पर काटने लगता है। जैसे तैसे फ्रांसिस उसको काबू में लेता है और उसके नाखून काटने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शायद एमिल को बेकाबू देखकर। अब एमिल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि वो ही समझ सकता है कि जानवर होने पर कैसा लगता है। ये फ्रांसिस नहीं समझ सकता। एमिल रोता हुआ बाहर जाता है जहाँ सब लोग जश्न में खुश हैं। नीना उसको पार्टी के लिए अपने साथ ले जाती है और फिर खेत के बीच में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सिर्फ एक नीना है जिसको एमिल की म्यूटेशन के बारे में पता है और उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में एमिल वॉशरूम जाता है तो उसके साथ एक लड़का भी चलता है और फिर वो एक मशीन का इस्तेमाल करता है जिससे एक ऐसी आवाज निकलती है जिससे कोई भी म्यूटेशन से ग्रसित इंसान कमजोर पड़ जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो यह मशीन की आवाज एमिल को सुना रहा है क्योंकि उसने नीना और एमिल को खेतों में देख लिया था और वो जान गया है एमिल के म्यूटेशन के बारे में। एमिल को इस आवाज से तकलीफ होती है पर वो लकर नहीं रुकता। आखिर में एमिल उस पे अपने नाखूनों से वार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना से उस जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग हथियारों के साथ उसको मारने के लिए आ जाते हैं, जैसे किसी तरह का कोई अभियान हो जानवर बन चुके लोगों के खिलाफ। सब एमिल को ढूंढते हैं। एमिल उन्हें अपनी तरफ आता देखकर खेतों में भागना शुरू कर देता है। लोग उसमें गोलियां चलाते हैं, जिसे सुनकर फ्रांसिस एमिल को बचाने के लिए भागता है। तभी एक आदमी जो एमिल को शूट करने ही वाला था उस पर फिक्स हमला कर देता है और फिर एमिल फिक्स के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। दोनों इंसानों से बचकर भागते हैं। एमिल खुद को पेड़ के पीछे छुपा लेता है पर फिक्स को एक आदमी शूट कर देता है। फिक्स दूर जाकर जमीन पर गिरता है। एमिल उसके पास जाकर देखता है। फिक्स कुछ बोल नहीं सकता पर उसके चेहरे पर एमिल को देखकर एक मुस्कुराहट आती है जिसके साथ ही उसके प्राण चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ मिलिट्री फोर्स आ चुकी है इंसानों की रक्षा के लिए। एमिल अब जंगल में अकेला दिन भर भटकता है। रात को वो पेड़ पर चढ़कर आवाजें निकालता है जैसे कि अपने जैसे लोगों को बुला रहा हो। सुबह पानी में डुबकी लगाता है और पानी के साथ साथ चलता हुआ घने जंगल में चला जाता है। रात बहुत बारिश होती है और वो एक गुफा में सो जाता है। सुबह उठने पर उसको एक भालू जैसा जीव नजर आता है। एमिल पहचान लेता है कि ये उसकी माँ लाना है। वो दोनों मानो एक दूसरे को पहचान रहे हों और कुछ न कहते हुए भी आंखों से बातें कर रहे हों। फिर लाना वहाँ से चली जाती है। वो गुफा से बाहर निकलता है। वहाँ उसको अपने जैसे और भी जानवर बन रहे इंसान दिखाई देते हैं। कोई कुत्ता बन रहा है तो कोई अजगर, कोई लंबे हाथ पैरों वाला तिलचट्टा बन गया है तो कोई उल्लू या भालू। पेड़ों पर बहुत से चिंपांजी और बंदर बन चुके हैं। फिक्स के साथ रहने वाली गिरगिट लड़की भी वहाँ है। वो आदमी जो एमिल को कॉटेज में दिखा था वो भी यहीं पर है। वो उन सबको बड़े सब्र के साथ देखता हुआ शांत नजर आता है, जैसे इन्हीं
सब लोगों को वो ढूंढ रहा था जो उन्हें अब जाकर मिले हैं इस घने जंगल में। ये घना जंगल अब एमिल का घर हो सकता है। तभी वहाँ अचानक से आर्मी आ जाती है और हर जगह धुआं हो जाता है। कानों में चुभने वाली आवाज सुनाई दे रही है जो जानवरों को परेशान कर रही है। आर्मी एक एक करके सभी जानवरों को पकड़ने लगती है। जानवर इधर उधर भाग रहे हैं तो कुछ छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। पकड़े गए सभी जानवरों को सेंटर में लाया जाता है। जूलिया के साथ फ्रांसिस एमिल को वापस लाने के लिए जाता है। यहाँ सभी ऑफिसर्स को लगता है कि एमिल जानवर नहीं है बल्कि जंगल में गलती से पहुँच गया था। उन्हें एमिल के बयान के कागज पर एमिल के साइन चाहिए, जिसके बाद फ्रांसिस उसको ले जा सकता है। फ्रांसिस और एमिल एक ऑफिसर के कैबिन में जाते हैं जहाँ ऑफिसर उसको एक बयान नामे का कागज देता है साइन करने के लिए। पर अब एमिल का पेन पकड़कर साइन कर पाना मुश्किल है, जिस तरह साइकिल चलाना मुश्किल हो गया था। एमिल कोशिश करता है पर कागज फट जाता है। एमिल अपने पिता को देखता है जैसे वो कहना चाहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। उसकी आंखों में आंसू है और वो बहुत असहाय दिखाई दे रहा है। फ्रांसिस भी उसको देखता है जैसे बताना चाहता हो कि वो अपने बेटे के साथ है। ऑफिसर उसको एक दूसरा कागज देता है साइन करने को, मगर अब एमिल उस पर जानवरों के जैसे गुर्रा देता है। ऑफिसर ये देखकर अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है पर तभी फ्रांसिस उसके हाथ को पकड़कर उसे जोरदार धक्का देता है जिससे ऑफिसर बेहोश हो जाता है। फ्रांसिस पेपर पे स्टैंप लगाकर एमिल को बाहर ले जाता है और वहाँ सभी ऑफिसर्स को पेपर दिखाते हुए एमिल को गाड़ी में अपने साथ ले जाता है। कार में एमिल फ्रांसिस को बताता है कि वो लाना से मिला था। वो दोनों अपनी पुरानी किसी बात को याद करते हैं और हंसते हैं। यहाँ दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, मगर पुलिस की कार अपने पीछे देखकर दोनों की खुशी चली जाती है। एमिल अपने पिता से पूछता है कि क्या म्यूटेशन सेंटर में वो उससे मिलने आया करेगा। फ्रांसिस एमिल को कहता है कि तुम एनिमल सेंटर में नहीं जाओगे और अपने बेटे से पूछता है उसे पता है ना एक भेड़िया और एक लोमड़ी कितनी तेज दौड़ सकते हैं। बहुत तेज 50 या 60 किलोमीटर की रफ्तार से फ्रांसिस कार को तेजी से भगाने लगता है और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ देता है। यहाँ दोनों के चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। कार रोक के वो एमिल को जंगल में भाग जाने के लिए कहता है। दोनों की आंखें एक दूसरे को अलविदा कहती हैं और फिर एमिल कार से उतरकर जंगल में भाग जाता है और फ्रांसिस उसको जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। यहाँ एक पिता ने अपने बेटे के लिए जो भी हो सका वो उसने किया। एमिल का घर अब जंगल ही होना चाहिए, कोई एनिमल शेल्टर नहीं। एमिल एक भेड़िए के जैसे तेज रफ्तार में भाग रहा है। वो भेड़िए के जैसे चीख लगाते हुए घने जंगल में चला जाता है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द एनिमल किंगडम, जो कि एक फ्रेंच मूवी है। ये कहानी है एक पति की, ये कहानी है एक पिता की और एक बेटे की। किस तरह अलग अलग परिस्थितियों में एक परिवार के सदस्यों पर और उनके आपसी रिश्तों पर किस तरह का असर होता है इस फिल्म में बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।